नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहीम। पेश है मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम करियर। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में उन शख्सियतों को पेश किया जाता रहा है जो हमारे नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर मरहले पर रहनुमाई करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिनके कारनामों से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो रहा है। आज मेरे साथ एक छोटे से साइंसदान, जी हाँ दोस्तों, ये खिताब उन्हें उनकी वालिदा ने दिया है। 5 साल की उम्र में किसी भी बच्चे के लिए खेलने कूदने की वो उम्र होती है, लेकिन इन्होंने उस उम्र में रोबोट के बारे में सोचा, क्योंकि इन्होंने अपनी वालिदा को घर के कामों में सख्त मेहनत करते हुए देखा था। बस तभी से इनकी वालिदा ने इन्हें नन्हे साइंसदान का खिताब दिया था। दरअसल वो एक माँ की पेशन गोई थी जो आज पूरी हो गई है। हमारा इशारा जनाब ज़ैन अहमद समदानी की तरफ है। आपकी पैदाइश हैदराबाद की और परवरिश सऊदी अरब की है। फिलहाल आप जर्मनी में मुकीम हैं। आपके कारनामों की वजह से आपको काफ़ी अवार्ड से नवाजा जा चुका है, लेकिन डियाना अवार्ड का जिक्र ज़रूर करूंगा जो प्रिंसेस लेडी डियाना की याद में गैर मामूली कामों पर दिया जाता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ैन अहमद समदानी से। इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम करियर में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को आपकी एजुकेशन के बारे में बताएं, अपने बारे में कुछ। मेरा नाम ज़ैन अहमद समदानी है। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मेरी पढ़ाई जो है रियाद सऊदी अरेबिया में हुई थी। फिर उसके बाद मैंने हैदराबाद में 3 साल NIOS ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई की थी। ये 2018 से 2021 तक था। और फिर 2021 में आई गॉट एनरोल्ड इन याकब्स यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, वेयर आई एम स्टडीइंग रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स। क्या उम्र है आप, कितने साल के हैं अभी? मेरी उम्र अभी 22 ईयर्स की है। जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की तफसील के बारे में कुछ बताइए हमें। Okay, so the project I'm working on is called ExoHeal. So in ExoHeal, we combine robotics and neuroscience to help paralyzed patients have a more faster and affordable recovery. कैसे ये आइडिया आया, ये प्लान कहाँ से शुरू हुआ? इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं किस तरह से थी? हाँ, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत बेसिकली 2015 में हुई थी। 2015 में हम फैमिली वेकेशन पर आए थे इंडिया को, और मैंने मेरे दूर के अंकल से पहली बार मुलाकात हुई थी। और ये अंकल से जब मेरी मुलाकात हुई थी, ही वॉज एबल टू इवन लिफ्ट स्पून टू ईट हिज ओन फूड। क्योंकि ये पैरालाइज थे। ये बेड पे रहते थे हमेशा, और उनको जो है ना दिन में हर जो चीज़ होती थी उनको उनकी मदद करनी पड़ती थी। तो वो टाइम पर so basically at that time I looked into rehabilitation solutions available out there for paralyzed patients, and I essentially realized that current solutions were quite expensive, costing upwards of 30 lakh rupees, and that to me just felt unfair that my uncle and so many others like him did not have access to such amazing technologies. And that was the moment wherein I decided कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे मेरे अंकल और उनकी तरह और पैरालाइज पेशेंट जो है उनकी मदद करनी है। तो आप इस स्टोरी से इंस्पायर हुए, उनको खुद का काम वो खुद कर नहीं पाते थे, तो आपने सोचा कोई ऐसी टेक्निक से कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए, ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो उनकी खिदमत कर सके, सेवा कर सके। जी, तो काफ़ी ह्यूमन पर्सन है आप। हाँ जी। इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, so apart from this as well, I work on a variety of mental health based projects as well. The other project that we are currently focused on is based on developing a new form of social media wherein we enable deeper connections first. So आजकल के ज़माने में क्या हो गया है कि and even during the pandemic हम सब लोग के पास क्या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, फेसबुक पे फ्रेंड्स है, पर जब पैंडमिक हिट हुआ था, इनमें से आप कितने लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते थे कि मुझे तकलीफ़ हो रही है अभी, कि बात करने कोई है नहीं, आप किन लोगों से बात कर सकते थे? बहुत कम लोगों से आप हकीकत में देखेंगे तो। एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, more than 70% of heavy social media users said that they felt lonely during the pandemic, and this number shot up more than 30% as well. So to tackle this, I and my team are developing a new form of social connection wherein we enable users to essentially speaking have deeper conversations first, rather than going through the traditional outlook of having an opener and having small talk.
नहीं, लेकिन जब हम पर्सन टू पर्सन हम मीट करते हैं, बात करते हैं, हमारे अंदर एक फीलिंग्स होती है, इमोशंस, अटैचमेंट होती है। क्या आप इस डिवाइस में इमोशंस ला पाएंगे? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इन्वोक इमोशंस ओके बाय यूजिंग वैल्यू बेस्ड कनंड्रम्स, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, वी आर हेल्पिंग पीपल रिकग्नाइज देयर ओन वैल्यूज़, ठीक है। अभी बेसिकली स्पीकिंग डीपर कनेक्शन होता कब है, जब आपके वैल्यूज सामने वाले के वैल्यू से ज़रा मैच होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप जो है ना कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये शायद आपकी वैल्यूज़ आपके हॉबीज से होंगे, नहीं तो आपके इंटरेस्ट से होंगे, नहीं तो आपके स्पोर्ट्स टीम के साथ होंगे। तो इससे जो है ना आपके डीपर कनेक्शंस होते हैं। तो आप कोशिश कर रहे हो कि कुछ ऐसा बैलेंस बनाया जाए। हाँ जी, बेसिकली। तो अच्छा है कि इमोशंस मतलब कांटेक्ट में रहे। जी बेसिकली। अभी वैसे हैदराबाद में भी आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ सुनने को मिला है? हाँ जी, अभी हैदराबाद में बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट कॉल्ड एक्सोहील, and we are working with physiotherapists and patients to again help paralyzed patients recover faster. तो अभी हम लोग का क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज है, एंड वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरेबल प्रोटोटाइप। कुछ टेक्निकल चीज़ें बताइए हमें जो हमारे दर्शकों को नहीं पता हो। So essentially speaking, what we've created is a robotic exoskeletal hand. अभी एक ग्लव की तरह है जो आप अपने हाथों में पहन सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर मोटर्स है, पूरे सेंसर्स है, पूरे कई तरीके के। और जो पैरालाइज पेशेंट है, ये जो है ना एप्लीकेशन के थ्रू क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा जर्मनी का जो माहौल है वो किस टाइप का है? थोड़ा सा अगर हमारे देश के नौजवान वहाँ पर जाते हैं तो किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं? So in terms of differences between life in Germany and life in India, I would say that I would say one of the major differences would be in the support, would be in the external support that you receive over there, because obviously it's a university-based environment, and you're more likely to meet people and you're more likely to meet people who you can resonate with, who you can get along with, and then who you can work on projects with, or who you can have amazing adventures with. Okay, the support you receive in terms of educational facilities, it's a lot more flexible over there rather than in India. We have flexibility in very few institutions nationwide. And other than that, I would say that the quality of life kind of improves, but that again comes at a cost of not having deeper connections. So India के बारे में एक चीज़ मुझे जो बहुत पसंद है कि हमारे पास ये फैमिली जैसा माहौल रहता है। अब वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे फैमिली जैसा माहौल आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं, आपके रिलेटिव्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, तो ऐसा घर जैसा रहता है। वहाँ पे जो है ना यू हैव टू पुट इन एफर्ट टू क्रिएट दैट। तो इन चीज़ों को मिस करते हैं आप वहाँ? हाँ जी, हाँ जी, ये मिस करते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा चीज़ जो मिस होती है वो खाना होता है कि हाँ कि इंडिया में जो खाना मिलता है वो दुनिया में कहीं पे भी वैसा नहीं मिलता है हमें। इंडिया के मसाले आपको कुछ ज़्यादा पसंद है? हाँ जी। अच्छा, एजुकेशन की मैं बात करूंगा, जर्मन एजुकेशन स्ट्रक्चर और इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है? तो मेरे पास बेसिकली जो है ना एक हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम है मेरी यूनिवर्सिटी में। इसके अंदर ये अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम और जर्मन एजुकेशन सिस्टम ये मिला चुके हैं बेसिकली। तो बेसिकली मेन डिफरेंस मैं कहाँ बता पाऊँगा बोले तो कि इट इज़ मोर एक्सपेरिमेंटल रादर दैन आपको बुक से पढ़ना है। तो हमें वहाँ पे जो ना क्या होता है, लैब ज़्यादा होते हैं हमें वहाँ पे, और हमें वहाँ पे जो ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। सो फॉर एग्जांपल फॉर माय फील्ड रोबोटिक्स, ये एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि आप मेजॉरिटी ऑफ माई क्लासेस में कि एवरीबडी हैज़ द लैपटॉप्स आउट एंड एवरीबडी इज़ कोडिंग और एवरीबडी इज़ लर्निंग विद देयर हैंड्स एज दे गो। वेर यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है ना नोट्स लिखने पड़ते हैं, फिर आप बाद में आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपको। अच्छा, ये साइंसदान का जो टाइटल आपको मिला है, इस स्टोरी को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए। So basically speaking, when I was 5 years old, I had noticed that my mom was always busy taking care of her household chores, taking care of her children, me and my sisters. And I, on the other hand, was playing all day long, watching cartoons, playing with toys, and doing what any 5-year-old kid would do. But then it just hit me one day that I never see my mom having fun. ठीक है, उनके चेहरे पे मुझे क्या होता है वो मुस्कुराहट वो दिखती नहीं थी। एंड इट जस्ट हिट मी कि नहीं, और जब मैंने सोचा इसके बारे में तो मुझे समझ में आया कि नहीं, कि मम्मी जो है ना कि हर रोज़ वो बिज़ी है क्या बोलते हैं ये कामों में, ठीक है। एंड वहाँ से मुझे ख्याल आया था कि तो मैंने मम्मी को सो आई वेंट अप टू माई मॉम एंड आई एसेंशियली टोल्ड हर दैट जब मैं बड़ा बनूंगा आई वुड मेक अ रोबोट दैट
डू एवरीथिंग फॉर यू, आपके सारे काम है वो कर देंगे, ताकि आपके पास जितना फ्री टाइम है दुनिया में उतना आपके पास रहेगा। अच्छा, हम जब किसी को देखते हैं कोई स्ट्रगल कर रहा है परेशानी में, तो हम एज ए ह्यूमन उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया पैदा कहाँ से हुआ कि नहीं मुझे कुछ अलग तरीके से टेक्निक से साइंस के अकॉर्डिंग या साइंस के ज़रिए से मुझे हेल्प करनी है, मदद करनी है, ऐसा क्यों आपने सोचा? क्योंकि ये बहुत डिफरेंट थिंग है, ऐसा हर कोई नहीं सोच पाता है। तो ये अलग सोच कहाँ से आई? तो आई वुड हैव टू क्रेडिट माई मॉम फॉर दिस। उन्होंने जो है ना बचपन से एक ऐसा माइंडसेट इंस्टिल किया है विद इन मी। So what happens? So what happened is she constantly keeps telling me to look at things from a different perspective, to look at good in every situation. All right. So no matter what I go through life, I'll be able to make the best out of it. And for my situation, I was really into robotics. I was really into the field of technology. So when I did get my hands on robotic components, and when I was experimenting with these, in the beginning, I was just doing cool projects for myself, for my own amusement. Okay, so creating robots that can paint, so creating robots that can do this, that can get something for me. But then at some point, I realized that this had way more potential, and my mother's words kept resonating within me. And that's when I really started to explore opportunities wherein I can combine robotics with healthcare, or something that could help other people. My very first project towards this was called iTouch Robotic Hand, wherein I basically created a robotic hand for patients और लोग जिसके हाथ नहीं थे और जो अपना हाथ खो चुके थे। तो इनके लिए जो है ना मैं आपको इनकी ज़िंदगी में लेके आता हूँ थोड़ी। तो इनके लिए क्या होता है बोले तो आइदर ये पैदाइशी हाथ नहीं रहता उनके पास, नहीं तो कोई एक्सीडेंट के थ्रू उनका हाथ चले जाता है। और इसकी वजह से ये होता है क्या है कि आप खुद सोचिए, आपके हाथ नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल ये हाथ नहीं है तो फिर आप खाना नहीं खा पाएंगे, आप सही से आप जो है ना क्या आप कुछ पहन नहीं पाएंगे आप। ठीक है, आपको कपड़े भी पहनने में मुश्किल होंगे आपको। तो ये सारी चीज़ अब होते हैं। और फिर इसके ऊपर से अब फॉर एग्जांपल आपको शो का हाथ चाहिए आपको, जो खाली ऐसा खोले बंद करे। ठीक है, जो खाली ऐसा ज़रा खोले बंद करे। आपको सिर्फ इसके लिए आपको जो है ना ये 2 लाख के ऊपर जा रहा है प्राइस। और फिर अगर आपको एडवांस वाला चाहिए, आपको ये यूएस से वगैरह आते हैं ये। ठीक है, ये आपको 40 लाख के ऊपर पड़ेंगे आपको, जो क्या बोलते हैं ये सारे मूवमेंट्स कर पाए, जो आपके मसल से सेंस करके आपको ये अलग अलग ग्रिप पैटर्न्स रहते हैं उसके अंदर। और फिर एट दैट टाइम एज वेल कि और अभी भी जो है ना ये हेल्थ इंश्योरेंसेस कवर नहीं करते हैं। So that again felt really unfair to me then, and I moved towards creating affordable robotic hands, and I worked on this for I believe 2 to 3 years. And I was able to create a few prototypes, and some of them got recognized in Saudi Arabia in national science fairs over there. And from then on, I handed over my research to my upcoming juniors. कौन सा कार्टून देखते थे? आपने बताया कार्टून देखते थे जब छोटे थे। हाँ जी, मेरा फेवरेट कार्टून आई बिलीव वुड बी ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मर्स बीइंग रोबोट्स। मैं शायद सही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं स्टोरी यहीं जाके मिलेगी, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मर्स देखते थे और रोबोट कार्टून, वो आइडिया कहीं ना कहीं आपने वहीं से थॉट आया मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ। बेसिकली यस जी। कभी आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, परेशान हो गए हो, कुछ करना चाह रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा, तो आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया, ये जानना चाह रहा हूँ। ऐसा कई बार होता है कि सबकी लाइफ में होता है। हाँ जी, ये सबकी लाइफ में होता है। ये कई बार होता है कि यू डोंट फील मोटिवेटेड, राइट, दैट you don't feel that there is any hope left in order to accomplish this goal or in order to complete whatever task is in front of you. तो ये टाइम पर मैं क्या करता हूँ, I remind myself that if other people are able to do this, then I can as well, पहली चीज़। And the other thing would be that I have a lot of other practices. For example, I paint as well. तो अपने माइंड को कभी कभी अलग पर्सपेक्टिव चाहिए रहता है। ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम है, आप जो ना 7, 10, 17 घंटे लगा रहे हैं, आपका दिमाग उसी में है। ठीक है, पर कभी कभी आप जो अलग पर्सपेक्टिव से जाएंगे, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके आप वापस आएंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सोल्यूशन आ जाएगा उसका। So it's better to find other perspectives in whatever you're doing. बहुत अच्छी बात बताई आपने। खैर, आपके अचीवमेंट के बारे में बताइए कुछ, क्या अभी आपको अचीवमेंट हुई है? Okay. जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, लेकिन अभी मुझे इससे और आगे जाना है, कुछ स्टार्टिंग से मतलब।
Starting say, so I would say that three main achievements come to mind. Three or four. Okay. So I would start with the biggest one. So this would be in 2016, right? So in 2016, Google used to have this annual science fair called the Google Science Fair. It was the world's biggest science fair then, which had hundreds of thousands of entries, I believe. And what had happened specifically that year was, so I had been working on this project Exoheal मेरे uncle के लिए, ठीक है? And my uncle, what do you call it? And I did help my uncle as well, ठीक है? पर वो टाइम पर भी मुझे सेल्फ डाउट बहुत था, ठीक है? कि नहीं क्या बोलते कि ये इतना बड़ा मुकाम है ये, ठीक है? कि और मुझे जो है ना डर लग रहा था अप्लाई करने के लिए भी, हाँ, कि मैं अप्लाई भी करूँ क्या, क्यों नहीं करूँ क्या। और हाँ, तो मैंने मेरे मम्मी को जाके बताया था कि हाँ नहीं, कि क्या बोलते कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं अभी नहीं, कि जो कैलिबर के बच्चे आते हैं इसके अंदर वो और भी चीज़ें कर चुके हैं वो लोग, ठीक है? तो मैं जो है ना एक साल काम करके करूँगा मैं बोल के। तो मेरे दिमाग में ये था, ठीक है? पर मैंने मम्मी ने कहा था कि आप जाने का क्या है अभी, कर लो अभी। सो आई एंडेड अप अप्लाइंग टू दैट साइंस फेयर दैट ईयर, right? So thanks to my mom and thanks to my friends as well, who were also applying simultaneously with me, and eventually क्या हुआ बोले तो, and eventually I was selected as a global finalist in that event. So global finalist is Google selected the 16 best projects all across the globe for that year. And they had flown me out to San Francisco towards their headquarters, and then they had scientists from Scientific American, Lego Education, and a variety of other fields to judge our projects. So this was in 2016, और वहाँ पर मेरी असल शुरुआत वो टाइम पे हुई थी। I call it असल शुरुआत because what that event gave me was that the confidence कि जो है ना कि no matter आप कौन सी मुकाम पर है लाइफ में, ठीक है, कि आपकी सबके अंदर ये रहता है कि हम खुद से हम चेंज ला पाए। तो कभी भी जो है ना खुद को ना नहीं करनी चाहिए, कभी खुद को ना नहीं करनी चाहिए। जी, डियाना अवार्ड्स की स्टोरी बताइए आप। हाँ जी, ये डायना अवार्ड की स्टोरी के लिए तो मुझे डायना अवार्ड के बारे में पता चला 2019 में, और तब से मेरे दिमाग में था क्या बोलते हैं कि अवार्ड इंशाल्लाह एक दिन जीतना है बोल के। So what I did was I started working with more patients, because I started to work with more patients. I started helping more people out, and then eventually speaking, I applied in 2021, and in 2022 I had received an email from Diana Award that I had been selected for this year's cohort. So that was an amazing journey for me. Or Diana Award se just pehle, okay. I and my team were labeled as world champions in Microsoft's Imagine Cup. So Imagine Cup is the world's biggest technology-based event. Okay, and some people even call it the Olympics of technology, because you have students competing with machine learning technologies. You have students that come from all around the globe with the best of best ideas to create a solution to a problem that can hopefully impact millions of people. So हमने इसमें पार्ट लिया था 2021 में। शुरुआत इनका 6 महीने का पूरा प्रोसेस था इनके मल्टीपल राउंड्स थे। we had to go through multiple interviews, multiple pitching rounds, business idea and everything, and finally in May of this year we were crowned as world champions. अच्छा, नासा के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्योंकि सबका एक ब्राइट फ्यूचर एक लास्ट पॉइंट पे जाकर रुकता है, तो अगर हम साइंटिस्ट के बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसा हमारा विचार, तो हम नासा के बारे में बिल्कुल हम सोचते हैं। नासा को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप क्या चाहते हैं, इसके बारे में बताइए ज़रा। Okay, so since I was a child, I wanted to be a scientist that was working at NASA, honestly. Okay, because whenever somebody said the word scientist, NASA would immediately pop in your mind, because NASA has just done some incredible work for a really long time, and they're quite possibly and they are at the forefront of technology, honestly. So I wanted to be a scientist over there working with NASA to create robots that can help in space exploration or other different areas that NASA is working at. So in 2019 I had gotten the chance to visit NASA through Adi Shankara Institute of Technology in Kerala.
and that was one hell of an experience. I was able to meet with scientists and astronauts that had gone on missions, that were working on amazing projects, that were working on groundbreaking technologies, and it is just and NASA is truly an inspiration. अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हमेशा ना हम लोग इंडियंस से तो हम लोग कहते हैं कि हमारी कामयाबी के पीछे इनका हाथ है। मसलन हम कुछ भी जब ऐसा इवेंट होता है तो हम बताते हैं कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे वालिद साहब का हाथ है, मेरी माँ का हाथ है, या इस तरह की हम बातें हम सुनते रहते हैं। आपकी कामयाबी में किसका हाथ है और आपके कामयाबी का असल राज क्या है, ये भी मैं जानना चाहूँगा। Okay. मेरे कामयाबी के पीछे मेरे पेरेंट्स का हाथ है. So I would give all the credit to them. My dad has been supportive of me from the very start. He has supported me in introducing me to different programs, in introducing me to different techniques, and my mom has helped me in terms of developing my mindset. ठीक है कि मेरा माइंडसेट ये चेंज को लेके ये कैसा रखना चाहिए, दैट नो मैटर एट व्हाट पोजीशन यू आर और नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, यू आर ऑलवेज इन अ पोजीशन टू हेल्प समबडी आउट, यू आर ऑलवेज इन अ पोजीशन टू हैव दैट चेंज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।